हेलो एवरीवन। हम लोग वॉल्यूम 1 चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे ऑफ क्लास 12। आज हमारा लेक्चर 9 है। तो हमने लास्ट वाली क्लास में कुछ इलिस्ट्रेशंस की थी और एक कल लास्ट वाली क्लास में कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। Appropriations are more than available profit। मतलब क्या कि हमें जितना पार्टनर्स को अमाउंट देना है वो ज्यादा है और हमारे पास जितना प्रॉफिट है अवेलेबल वो हमारे पास कम है। तो हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स को आपको देने हैं, ए को देने हैं 2 लाख रुपए और बी को देने हैं 3 लाख रुपए। 5 लाख रुपीज पे टोटल एप्रोप्रिएशन हो गया। हमें पता है एप्रोप्रिएशन वाले अमाउंट कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स आते हैं वो हमारा एप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स का। तो वो हमें ज्यादा पे करना है और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है। अवेलेबल प्रॉफिट सपोज करो हमारे पास 3.5 लाख रुपए है। तो अब हमें देने तो 5 लाख रुपए हैं हमारे पास 3.5 लाख रुपए। तो अब हम इन दोनों पार्टनर्स को 3.5 लाख रुपए किस रेशो में बांटेंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम दोनों पार्टनर्स के बीच में। हमारे टॉपिक इस पॉइंट पर है कि जब आपका प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट कम हो और पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा हो तो किसे कितना दोगे, किसे कितना आएगा। भाई यहाँ पे है ए कह रहा है मुझे पूरे 2 लाख दे दो और इसे 1.5 लाख दे दो, और बी कह रहा है मुझे ही 3 लाख रुपए दे दो और 50,000 रुपए इसे दे दो। तो ये तो गलत है ना। जो ए ने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो और बी को 1,50,000 दे दो, हो गए 3.5 लाख रुपए। तो एक ही बात भी गलत है। बी कह रहा है मुझे 3 लाख रुपीज दे दो और बचे हुए ए को दे दो 50,000 रुपीज, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए। हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। आपकी बुक में भी दे रखा होगा ये एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। आप लोग वहां से देख लीजिए और वरना जो मेरी बुक में है वो मैं डिक्टेट करती हूँ, दोनों सेम ही है। So far as we discussed the manner in which profit is appropriated when the profit available for distribution among partners is more than the amount of appropriation, but there may be a situation, एक ऐसी situation हो सकती है where total amount of appropriation, where total amount of appropriation is more than the amount available। जैसे हमारा वाला केस है, एप्रोप्रिएशन का कितना है 5 लाख रुपीज और हमारे पास अवेलेबल कितना है 3,50,000। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है एप्रोप्रिएशन के लिए 3,50,000 और एप्रोप्रिएशन में देना कितना है 5 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएशन अमाउंट ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। In such situations, ऐसी सिचुएशन में profit available for distribution among partners is distributed in the ratio of appropriation to be made। इस केस में क्या करेंगे, हम इस अवेलेबल प्रॉफिट को ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इन दोनों के लिए एप्रोप्रिएशन का आ रहा। सपोज करो 3,50,000 को हम क्या करेंगे अब 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा 2:3 का बनेगा भाई, 2 लाख एंड 3 लाख। अगर हम रेशियो निकाले तो कितना निकलेगा 2:3। तो हम क्या करेंगे 3,50,000 और सपोज करो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो हम क्या 350 को 1:1 में डिवाइड करेंगे? नहीं, हम इसको क्या करेंगे
जितना इनका एप्रोप्रिएशन बन रहा है 2:3 का बन रहा है, तो उसको 3,50,000 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे इंटू 3 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. In such situation, profit available for distribution among partners distributed in the ratio of appropriation to be made. The ratio of appropriation is determined as follows. हम appropriation का रेशियो कैसे डिटरमाइन करेंगे? उन्होंने बताया है, फर्स्ट पॉइंट, determine the amount payable as appropriation to each partner as per the partnership deed, ignoring the profit available for distribution among partners. प्रॉफिट को वो ये क्या कह रहा है कि पहले वो वाला अमाउंट आप डिटरमाइन कर लो जो कि पार्टनर्स को देना है. पार्टनर्स को देना है. मैंने आपको क्या बोला है कि हम सारे कौन से लेते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन वाले आइटम लेते हैं. ठीक है. P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन, और टू प्रॉफिट भी आता है. टू प्रॉफिट भी आता है ना. तो प्रॉफिट को छोड़कर जितना पार्टनर्स का यहाँ पर शेयर बनता है वो निकाल लो. सबसे पहले क्या है कि अमाउंट डिटरमाइन कर लो. फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द अमाउंट पेबल. Determine the amount payable as appropriate to each partner as per the partnership deed. For example, salary payable, commission payable, and interest on capital, etc. payable to each partner is determined. जितने भी पार्टनर हैं A, B, C, जितने भी पार्टनर है हर एक पार्टनर का ये डिटरमाइन कर लो कि उनको कितना कितना पे करना है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन as per step 1 above for each partner separately. हर एक पार्टनर के अमाउंट का, सपोज ये इंटरेस्ट है, ये सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे टोटल कर दिया. तो इनका इंटरेस्ट सैलरी सबका यहाँ पे टोटल आ जाएगा. तो हर एक पार्टनर का अलग अलग टोटल कर लो. रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू ईच पार्टनर इन द रेशियो इन विच द प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड. फिर जो ये वाला रेशियो आएगा इस रेशियो को कैलकुलेट कर लो. सपोज करो यहाँ टोटल आया 5,000, यहाँ टोटल आया 3,000 और यहाँ टोटल आया 4,000. तो क्या रेशियो निकल के आ गया? 5:3:4. क्या रेशियो निकल के आ गया? 5:3:4. सपोज करो इसे इंटरेस्ट मिलना था 2,000 रुपए का, सैलरी मिलनी थी 3,000 रुपए की. इसे इंटरेस्ट मिलना था 1,500 का, सैलरी मिलनी थी 1,500 की. इसे इंटरेस्ट मिलना था 2,000 रुपए का, सैलरी भी मिलनी थी 2,000 रुपए की. तो टोटल कितना आ गया? 5,000, 3,000, 4,000. तो हमने क्या करा? 5,000, 3,000, 4,000. सबसे पहले हमने अमाउंट डिटरमाइन कर लिया. पहला स्टेप कि इनका अमाउंट डिटरमाइन कर लो कि कितना कितना मिलना है. ठीक है, ए बी सी का. फिर सबका अलग अलग टोटल कर लो. ए को कितना मिलना है? 5,000 रुपए, बी को कितना मिलना है? 3,000 और सी को कितना मिलना है? 4,000. अब इनका रेशियो निकाल लो. तो जीरो से सब जीरो कट गई, तो रेशियो कितना आ गया? 5:3:4. सपोज करो आपके पास अवेलेबल, हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 12,000. हमें 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? सपोज करो 8,000 है. तो हम क्या करेंगे अब? 8,000 को ए बी और सी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जो हमने निकाला है 5/12 इंटू 3/12 और इंटू 4/12. ठीक है, हमें इस रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हम इस रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. समझ में आया? सबसे पहले क्या है? हमें अमाउंट डिटरमाइन करना है कि पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा. फिर सबका अलग अलग इंडिविजुअली टोटल कर दो. टोटल करने के बाद उनका रेशियो निकाल दो. ठीक है. It should be kept in mind that no particular item like salary, commission, interest on capital, etc. has priority over other item of appropriation. मतलब ऐसा कोई प्रायोरिटी वाला नहीं है कि हम पहले
इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर दें, या फिर पहले सैलरी सैलरी पे कर दें कि हर एक पार्टनर की सैलरी पे कर दें, फिर बाद में जो बचेगा वो इंटरेस्ट के रूप में पे कर दें। ऐसा नहीं है, सबका हमें टोटल करना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है ये, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक बार समझ आ जाएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। Appropriations are more than available profit. So far, we have discussed the manner in which profit is appropriated when the profit available for distribution among the partners is more than the amount of appropriation. But there may be a situation where total amount of appropriation is more than the amount of profit available for appropriation. In such situations, profit available for distribution among partners is distributed in the ratio of appropriation to be made. The ratio of appropriation is determined as follows. First, determine the amount payable as appropriation to each partner as per the partnership deed, ignoring the profit available for distribution among partners, क्योंकि profit तो हमें distribute करना है ही. For example, salary payable, commission payable and interest on capital, etc. payable to each partner is determined. Second step क्या है? Total the amount of appropriation as per step 1 for each partner separately. हर एक पार्टनर का अमाउंट एप्रोप्रिएशन वाला सेपरेटली टोटल कर लो. थर्ड पॉइंट आता है रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन as per step 2 above is made to each partner in the ratio in which the profit is appropriated. जिस रेशो में एप्रोप्रिएशन दिया जा रहा है उसी रेशो में वो रेशो आप निकाल लो और उस रेशो में रिमेनिंग प्रॉफिट हमें जो देना है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, अब नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी. अतुल एंड अमित एग्जांपल दे रखा है. सॉरी, एग्जांपल अतुल and Amit are partners in a firm. As per the partnership deed, the partners are to get salary. कितनी सैलरी मिलेगी ने? अतुल को और अमित. अतुल की सैलरी कितनी है? 1 लाख. और अमित की सैलरी कितनी है? 1,20,000 per annum respectively. The interest on capital at the rate 10% per annum, which is 20,000 and 40,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है इन्होंने? अतुल को 20,000 और अमित को 40,000. ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,10,000 will be appropriated in the ratio of 3:4 calculated as follows. इन्होंने कहा है 2,10,000 को 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी वर्किंग नीचे दिखा रखी है. अब देखो, हमें सबसे पहले हमने डिटरमाइन कर लिया. पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? डिटरमाइन करना, वो हमने डिटरमाइन कर दिया. सेकंड स्टेप क्या है? हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली सेपरेटली टोटल करना. तो अतुल का टोटल कितना है? 1,20,000. आपको सैलरी का टोटल नहीं करना है, इंटरेस्ट का टोटल नहीं करना है, पार्टनर्स का टोटल करना है. इंडिविजुअली पार्टनर्स को कितना एप्रोप्रिएशन मिलेगा वो टोटल करना है. तो अतुल का टोटल करेंगे आप 1,20,000 और अमित को कितना मिलेगा? 1,60,000. तो हमें कितना पे करना है? 2,80,000. लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? 2,10,000. 2,10,000. हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 2,10,000. हमें देना कितना है? 2,80,000. अब हम इसे किस रेशियो में बांटेंगे 2,10,000 को? थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, अमाउंट डिटरमाइन कर लिया. सेकंड स्टेप हो गया पार्टनर वाइज टोटल कर लिया. ये रहा.
ए को अतुल को मिलना है 1,20,000 और अमित को मिलना है 1,60,000। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं। 1,20,000 इज टू 1,60,000। 40 से 40 गई, 12 इज टू 16 बचा। इसे और हम छोटा कर सकते हैं 4 के टेबल से। 4 4 जा 16 और 4 3 से 12, तो रेशियो कितना आ गया 3:4। तो 2,10,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे 3:4 के रेशियो में। कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा ये, और ये 90,000 आ जाएगा। तुम ए को भी कितना देंगे तुमको 90,000 देंगे और अमित को 1,20,000 देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो डिटरमाइन कर लो पार्टनर्स को कितना कितना मिलना है। अतुल अमित पार्टनर्स के नाम लिख लो सबके, फिर ऊपर रखा सैलरी मिलनी है तो सबको कितनी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलनी है, फिर पार्टनर वाइज उनका टोटल कर लो और जैसे ही टोटल किया उनका रेशियो निकाल लो। 1,20,000 160 40 से 40 कट गई, 12 और 16 बचा। 12 और 16 को थोड़ा और छोटा कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3:4 का रेशियो आ गया। अब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 2,10,000। तो 2,10,000 को 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 19 की बर्की पर हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट 2,10,000 रुपए है, तो अतुल को इतना मिलेगा और अमित को इतना मिलेगा। और मिलना इन्हें कितना था 1,20 मिलना था। अतुल को कितने पैसे मिलने थे 1,20,000, मिले कितने 90,000। अमित को कितने मिलने थे 1,60,000 और मिले कितने 1,20,000। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट कम था। जब भी हमारा प्रॉफिट का अमाउंट कम हो और हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना हो तो उनका जो रेशियो आएगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन भी दे रखी है, वो भी हम कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 13। हमने लास्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन 12, हमने 12 तक सारी इलिस्ट्रेशन कर ली है। अब हम कौन सी इलिस्ट्रेशन पे आते हैं 13 पर। आई होप आप लोग साथ साथ अपना सारा रिविजन कर रहे होंगे। अगर आप आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। इलिस्ट्रेशन 13 छोटी सी इलिस्ट्रेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में स्क्रीन पे लिख देंगे। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का कंसेप्ट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम जो इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन्होंने इलिस्ट्रेशन में ब्रैकेट में कंसेप्ट का नाम लिखा हुआ है कि ये इलिस्ट्रेशन कौन से कंसेप्ट की है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ के पता करना है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। ठीक है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. X is a non-working partner and contributes 20 lakhs as his capital. Y is a working partner of the firm. दे रखा है X and Y पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। X is a non-working partner, X नॉन वर्किंग है और Y क्या है वर्किंग पार्टनर है। Y क्या है वर्किंग पार्टनर है। X is a non-working partner and contributes 20 lakh. Y is a working partner of the firm और X contributes rupees 20 lakh. X ने कितना contribute किया है 20 lakh rupees. The partnership deed provides for interest on capital 8% per annum. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 8% पर एनम। पर एनम सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 8,000 पर मंथ। क्या लिखा है सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, तो वर्किंग पार्टनर कौन है वाई, तो उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी, इन्हें सैलरी मिलेगी 8,000 पर मंथ। ठीक है, 8,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट
before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2018 was 80,000. उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है प्रॉफिट कितना है? 80,000. ये कब है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. भाई उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है. पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि वाई ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है. कंट्रीब्यूशन किसने किया? एक्स ने. तो एक्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. और वाई को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी. ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को. ठीक है. तो ये तो सारे क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? एक्स और वाई पार्टनर है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है. एक्स नॉन वर्किंग पार्टनर है. वाई वर्किंग पार्टनर है. एक्स ने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपीस की, जिसपे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा @8% पर एनम. वाई की कोई कैपिटल नहीं है. वाई को वर्किंग पार्टनर है और उनको सैलरी मिलती है 8,000 पर मंथ. प्रॉफिट इन सब ट्रांजेक्शन से पहले, मतलब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 80,000. और हमें देना कितना है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 80,000 और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को. ठीक है. तो हमें क्या दिखाना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल कितनी है? कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स 20 lakhs. इस पर 8% पर एनम का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,60,000. ठीक है. फिर वर्किंग नोट नंबर 2 सैलरी टू वर्किंग पार्टनर. कितनी सैलरी देनी है हमें? ये मिस्टर एक्स की हो गई और ये मिस्टर वाई. वाई को कितनी सैलरी देनी है? 8,000 इंटू 12 कितना आ गया? 96,000. तो हमें सबसे पहले हमने अपनी डिटरमाइन कर लिया. तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स, यहाँ वाई, लिख लेते हैं एक्स और यहाँ वाई. यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? एक्स को 1,60,000, वाई को मिलेगा नहीं. यहाँ क्या आ गई? सैलरी एक्स को नहीं मिलेगी, वाई को कितनी मिलेगी? 96,000. सबसे पहले हमने अमाउंट डिटरमाइन कर लिया. सेकंड क्या करना है? हमें पार्टनर वाइज टोटल करना है. तो कितना टोटल आ जाएगा? 1,60,000 और 96,000. ये टोटल आ गया. तो हमारे पास कितना हो गया? ये 2,56,000. और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है हमारे पास? अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? ये हमारे पास कौन सा है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट. और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 80,000. तो कौन सा वाला केस हो गया? जब हमारा एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से. अब हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट स्टेप कर लिया, डिटरमाइन कर लिया अमाउंट. सेकंड क्या है? पार्टनर वाइज टोटल कर लिया. थर्ड क्या है? रेशियो निकालो. तो क्या रेशियो आ जाएगा? 1,60,000 इज टू 96,000. 30 से 30 गई. कितना बच गया? 160 टू
96, 160 टू 96। इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 को, इसको और थोड़ा छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, 5:, आप इसे और छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से और छोटा डिवाइड, छोटे जितना मतलब वो आपकी कन्वीनियंट है, आप जितना भी छोटा रेशियो कर लेंगे उतना आपको इजी रहेगा, ठीक है। हम अब 80,000 को क्या करेंगे, 80,000 इंटू, ये 32 के टेबल से जाएगा, अगर आपको लग रहा हो 5:3 के, 32 तो 3 सा 96 और 32 5 सा 160, ठीक है, 5:3 का रेशियो हो गया। तो यहाँ जाएगा 5/8, कितना आ गया 50,000, कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 3/8, 30,000। तो कितना मिलेगा x को 50,000 और y को 30,000, और मिलना कितना कितना था 1,60,000 और 97,000, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 80,000। और आपने देखा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द 3:2। हमने ये वाला रेशियो यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कम था। जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर ये होता कि हमें, फिर हमें ये भी निकालना पड़ता उन्हें कितना, सपोज करो हमारे पास प्रॉफिट होता 3 लाख रुपीज, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 की जगह होता 3 लाख रुपीज, तो हम सीधा उसे 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देते। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं, हमारे केस में क्या है, जो हमें देना है वो ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन हमारा ज्यादा है और हमारे पास अवेलेबल कम है, तो हमने क्या करा, एप्रोप्रिएशन वाला रेशियो निकाल लिया। एप्रोप्रिएशन वाला रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स का डिटरमाइन कर लो, अमाउंट कितना कितना पे करना है, फिर उनका टोटल कर लो, जो टोटल करके आया है वो वाला रेशियो कैलकुलेट कर लो। रेशियो निकालना मैंने आपको सिखा दिया, क्या कितना कितना देना है, एक्स को देना है 160, वाई को देना है 96,000, तो 160 is to 96,000, इसे छोटा कर दो, 30 से 30 कट गई, 160 is to 96, 32 के टेबल से काट दिया, 32 3 जा 96 और 32 5 जा 160, तो कितना रेशियो आ गया 5:3। अब अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 80,000, खाली रेशियो निकाल के क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला स्टेप है डिटरमाइन करना, सेकंड है टोटल करना, थर्ड है रेशियो निकालना और फोर्थ क्या है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया, रेशियो निकाल लिया हमने, फोर्थ क्या है प्रॉफिट कितना 80,000, 80,000 को 5:3 का रेशियो का यूज करके हमने प्रॉफिट निकाल दिया 50,000 और 30,000, ठीक है। इतना सा ही है ये कंसेप्ट। कई बार बहुत बार ये चीज बच्चों को नहीं समझ आती है, क्यों, क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज की क्या अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सब चीज अच्छे से समझाई है, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, special aspects of the partnership account. Financial statement or the final account of a partnership firm are prepared following the same principle which are followed for preparing the financial statement or the final account of the sole proprietorship firm. हमने ये चीज देखी है कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म की बनाते हैं वो सेम वैसे ही बनती हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर की बनती है, वही ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सेम, सब चीज प्रोसीजर सेम होता है, एक्रूअल बेसिस पे होते हैं, डेबिट क्रेडिट सब सेम होता है, डेप्रिसिएशन एंड ऑल सब सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर होता है, एक ही बंदा होता है, और यहाँ पर पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर कई बंदे काम कर रहे होते हैं, कई बंदे मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो ये पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम इश्यूज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड दस रिक्वायर डिस्कशन देयर आर, लेकिन
कुछ चीजें अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन लोगों के बीच में। पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल, क्योंकि एक ही बंदा है तो एक ही बंदे एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। लेकिन यहाँ कई सारे पर्सन होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ए का है, बी का है, सी का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सैलरी और कमीशन देते हैं यहाँ पे हम, सैलरी एंड और कमीशन पार्टनर्स को देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स होती हैं लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है, ये सोल प्रोप्राइटर वाला है। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट फॉर इन इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इन द पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट वाला भी होता है और गारंटी ऑफ द प्रॉफिट भी होती है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ चीजें पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम सबको इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, हम इन सबको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्दो हमने अभी तक मोटा मोटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लिया है, हमने मोटी मोटी चीजें काफी देख ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड आपका अप्रोप्रिएशन, है ना। जब आपकी ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो वो 6 मंथ्स की होती है। जब आपका लॉस का केस होता है तो कमीशन और सैलरी नहीं दी जाती है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है तभी देंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, अब हम इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्दो हमने पहले अभी जो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया है, हमने जो इलस्ट्रेशन करी है अभी तक उसमें एक दो क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया है, लेकिन अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिटेल में पढ़ेंगे। इन द proprietorship firm only one capital account is maintained because the firm has a sole proprietor। जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें केवल एक ही ओनर होता है तो वहां वन कैपिटल अकाउंट बनता है। बट इन द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट कैपिटल अकाउंट, अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं फॉर ईच पार्टनर, बिकॉज ईच पार्टनर इज द ओनर एंड हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म। भाई सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा है, यही जितने पैसे लगा रहा है अपने बिजनेस में यही लगा रहा है, ठीक है, हमें पता है सारी ट्रांजेक्शन यही कर रहा है। लेकिन फर्म में क्या होता है, अलग अलग बंदे होते हैं और ये अलग अलग बंदे अलग अलग ट्रांजेक्शन फर्म के साथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाना जरूरी हो जाता है, सेपरेटली बनाना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर की अलग अलग ट्रांजेक्शन है फर्म के साथ। ए कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, बी कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, सी कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, सबकी अलग अलग ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। For example, if Atul, Amit and Akhil are three partners in a firm, there shall be three capital account, one each for Atul, Amit and Akhil। Suppose करो A, B और C तीन पार्टनर है फर्म में, तो हम तीनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट के बिना फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हम सबसे पहले देखते हैं फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हम फिक्स में देखते हैं। इसमें जब हम क्वेश्चन में लिखा होता है कई बार, सॉल्व द क्वेश्चन एज पर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो वहां दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट, दूसरा करंट। और लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, क्या? कैपिटल। इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, करंट अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कितने मेथड होते हैं? दो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं? केवल एक ही, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम ये वाला, सबसे पहले ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है, उसमें ये कैपिटल मेथड क्या है। कैपिटल capital fixed capital means capital invested by each partner in the firm remain fixed or unaltered. फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स ने जितनी भी कैपिटल लगाई है, पार्टनर्स ने फिक्स्ड, नाम से पता चल रहा होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पार्टनर्स ने जितना भी कैपिटल लगाया है फॉर्म में वो पूरा फिक्स्ड होता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, हम ये सब माइनस लॉसेस, हम ये सब एडजस्ट कर देते हैं ना। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि कैपिटल बिल्कुल फिक्स है आपकी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा तब तक, अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, जब तक पार्टनर उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर देता या फिर कैपिटल विड्रॉ नहीं कर देता। मतलब उसमें क्या होगा? केवल कैपिटल वाली एडजस्टमेंट होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल वाली एडजस्टमेंट्स होंगी। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल अकाउंट वाली मेथड होंगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलो टू अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड। अब क्या है कैपिटल अकाउंट? क्या है अभी अभी सब समझ आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर continues to show same balance year after year and change only if additional capital introduced which is credit to the capital account, withdraw is made out of capital which is debit to the capital account। ये कह रहा है कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी, जितने से इंट्रोड्यूस की गई थी, जितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी वो ईयर आफ्टर ईयर सेम रहती है। कब तक? जब तक इसमें कोई एडिशन या विड्रॉ ना हुआ हो। ठीक है, एडिशन है तो क्रेडिट कर देंगे और विड्रॉ है तो कैपिटल में से डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होता है। एडिशन कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे, डिलीशन होगा, विड्रॉ होगा तो कैपिटल में डिलीशन होगा तो हम डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स मेथड में क्या होता है? फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का अमाउंट लिखा जाता है और वो हमेशा साल के बाद जो भी नेक्स्ट ईयर टू ईयर आते रहते हैं उसमें वो कैपिटल अकाउंट सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता अनलेस तब तक जब तक कि कोई एडिशन या विड्रॉन
कैपिटल में से ना हुआ हो। फिर उसके बाद बनता है करंट अकाउंट। फिर क्या बनता है उसमें? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, जितनी भी आपकी अदर एडजस्टमेंट होती है जो कि कैपिटल अकाउंट में हम अब तक करते थे, जितनी भी अदर एडजस्टमेंट होती है वो कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। वो कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। जैसे करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट सच एज ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती तो ऊपर जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट में से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, लेकिन उसने कैपिटल ही विड्रॉ कर ली। भाई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? सपोज करो एक मिस्टर ए है, उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और उन्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो वो कह रहे हैं 1 लाख में से मुझे 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ, कैपिटल को ही मैं 2 लाख से कम कर रहा हूँ, 8 लाख की कैपिटल होगी, तो ये ड्राइंग ये विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल होगी। तो ये कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। और ये कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। ठीक है, इज इट क्लियर? नाम से ही पता चल रहा होगा यार, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या देंगे? केवल कैपिटल प्लस एडिशन इन कैपिटल और माइनस विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका करंट अकाउंट। इसमें क्या जाएगा आपका? इसमें आपका जाएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। ठीक है, समझ आया? फिक्स मेथड में क्या क्या बनेगा? फिक्स मेथड में क्या क्या बनेगा? ये है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल, कैपिटल के अंदर जो एडिशन है वो, और कैपिटल में से जो विड्रॉ किया गया वो, केवल ये सही रहेगा। ये ईयर आफ्टर ईयर सेम रहता है, ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा। फिर आता है करंट अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल है वो करंट अकाउंट में जाएगा। हमने छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा था, पार्टनर्स को जितनी सैलरी रेमुनरेशन जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब पार्टनर्स के अकाउंट में जाती है, तो वो पार्टनर के अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ना जाकर पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा? जैसे कि इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन करंट अकाउंट। बस कुछ नहीं है। सपोज करो आपकी
फर्म में 2-3 पार्टनर है, ए बी सी, तो इनका पहले बन जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट, फिर ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और बी का करंट अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। बस अब तक इसमें हम क्या बना रहे थे, सिर्फ एक ही बना रहे थे, इसमें ही सारी एडजस्टमेंट कर रहे थे, हम इसी में सारी एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, दो बना देंगे, कैपिटल वाली कैपिटल में और बाकी की करंट। ठीक है, अब आता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड कुछ भी नहीं है, कैपिटल अकाउंट है सीधे से, केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसमें कुछ और अकाउंट नहीं बनेगा, केवल कैप इसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसमें जितने भी पार्टनर्स के भी सबकी एक ही जगह ट्रांजेक्शन, आप ऐसे बना सकते हो, ये है दो पार्टनर ए और बी, ये ए और ये सेम चीज यहाँ पर अमाउंट ए और बी, हम कॉलम वाइज बना देंगे, जितने भी पार्टनर है ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस मीटिंग, टू कैश बैंक ड्राइंग का जो भी आएगा, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय बैलेंस मीटिंग, बाय कैश बैंक जो भी इन्होंने ड्राइंग करी है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट या लॉस का केस है तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे लॉस वाला आएगा। तो कैपिटल अकाउंट का क्या है, कुछ भी नहीं इसमें, अभी हम थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं इसे, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया है सबको, इतना समझ में आया है सबको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो मेथड है, फिक्स में दो मेथड, दो अकाउंट है, हमारा क्या है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड में कैपिटल प्लस करंट अकाउंट बनेगा और फ्लक्चुएटिंग में केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस। ठीक है, यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन आएंगी कैपिटल अकाउंट में, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल वाले में केवल कैपिटल की आएगी और करंट अकाउंट में अदर देन कैपिटल, मतलब कैपिटल को छोड़कर सारी रिमेनिंग करंट अकाउंट में आएंगी। बस बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद आपको बुक में ना डिफरेंस दे रखा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये आप अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों मेथड से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम इसे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, हम इसे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नया टॉपिक आएगा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन टू, उसकी भी एक तो इलस्ट्रेशन है, वो सब सॉल्व करेंगे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तब तक आपकी इसके बाद जो इलिस्ट्रेशन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ये वाली इलिस्ट्रेशन है। ऊपर ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।